वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक भर्ती में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइज आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इससे पहले हमने इंग्लिश ये पार्ट 4 इंग्लिश पेडोलॉजी का, अगर इससे पहले कि आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखिए। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? तो एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर स्किल एंड नॉलेज लर्न इन अ ग्रेट अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव। हम अचीवमेंट टेस्ट में क्या करते हैं? स्किल एंड नॉलेज को मेजर करते हैं, लर्न इन अ ग्रेट अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव। तो गाइस हम आपको एक बार फिर से याद दिला देंगे, अगर आपने इससे पहले वीडियोज नहीं देखी तो उसे देखिए और जो हमने हाईलाइट किया है हेडिंग को वो आप ज़रूर नोट करते हुए चलिए, ठीक। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं? मेजर स्किल एंड नॉलेज लर्न इन अ ग्रेट अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं? अ टेस्ट यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स स्किल टू सक्सीड इन अ गिवन फील्ड। आई टेस्ट यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स स्किल टू सक्सीड इन अ गिवन फील्ड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या काम करते हैं? एन इंडिविजुअल स्किल में जो है किसी भी फील्ड में सक्सीड होने के लिए जो हमारी स्किल्स हैं, विभिन्न स्किल्स हैं, वो हम एप्टीट्यूड टेस्ट में, इसमें बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है? इसमें बच्चे ने कितना उसके इंटरेस्ट मतलब कितना प्राप्त किया, जो हम सिखाते हैं कितना जाना, ठीक, उसकी उपलब्धि कितनी है, वो हम अचीवमेंट टेस्ट में रहते हैं। उसकी रुचि के बाद, रुचि रहेगी तभी वो कोई चीज़ सीखेगा, इंटरेस्ट रहेगा तभी बच्चे को मतलब कंसंट्रेट भी होता है। तो वही एप्टीट्यूड टेस्ट में है कि एन इंडिविजुअल स्किल है टू सक्सीड इन अ गिवन फील्ड। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट टू नो द गैप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है? गैप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारा गैप होता है, जिसे हम निदानात्मक कहते हैं। मतलब कोई चीज़ बच्चा है, किसी चीज़ में उसे सीखने में प्रॉब्लम होती है, ये जानना हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है, ठीक। टेस्ट टू नो द गैप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे के गैप को पता लगाना है। इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन, टेस्ट टू नो द गैप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे के जहाँ उनको प्रॉब्लम होती है उस गैप को पता लगाना, वो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। और रिमीडियल टीचिंग में क्या कहलाता है? रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जहाँ पर रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चे के जो गैप है, कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से उस प्रॉब्लम को रिमूव करना, रीटीच करना। समझ रहे हैं आप? डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप क्या करेंगे कि बच्चे को कहाँ किसी मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है या ग्रामर या कुछ भी, उसमें उसे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ये आपको जानना चाहिए, उसे हम डायग्नोस करेंगे, गैप को पता लगाएंगे। और रिमेडियल टीचिंग में क्या काम करेंगे? हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उस गैप, जो उस बच्चे में गैप है, ठीक, जहाँ उसे प्रॉब्लम हो रही थी, उसे हम उस प्रॉब्लम को जानेंगे और वहाँ से उसको दूर करेंगे। तो ये हमारा रेमेडियल टीचिंग में आता है। ये उपचारात्मक, हिंदी में क्या कहते हैं? उपचारात्मक। हिंदी में हमारे ये उपचारात्मक में आता है। रेमेडियल, भाई किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्या पहले उस प्रॉब्लम को पता लगाएंगे, ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट में आएगा। और जब प्रॉब्लम को दूर करेंगे, उसको दवा कुछ देंगे, तो वो रेमेडियल टीचिंग में आएगा, ठीक। और ये निदानात्मक है, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ये क्वेश्चन आते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज डन आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट या प्रोसेस। पहले भाई हम पता किसी चीज़ की दिक्कत जो है, प्रॉब्लम जहाँ हो रही है उसको पता करेंगे, उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग देंगे, उपचार करेंगे। इस पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे फिर रेमेडियल,
आइए नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हमारा विजुअल एड्स है। विजुअल एड जिसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं, चार्ट है, टेक्स्ट बुक है, श्याम पाठ भी है, ठीक, ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं। और ऑडियो एड्स में रेडियो है जिसे हम सुनते हैं, ऑडियो श्रव्य सामग्री। विजुअल एड दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो हमारा टेलीविज़न हो गया। एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स जिसे हम फील्ड ट्रिप कहते हैं, तो एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स जिसे हम फील्ड ट्रिप मतलब एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स में फील्ड ट्रिप आता है, जैसे बाहर ले जाना, कोई भ्रमण वगैरह करवाना, तो ये हमारा फील्ड ट्रिप आता है। ऑडियो विजुअल एड्स में टेलीविज़न है, ऑडियो एड्स में रेडियो है, विजुअल एड्स में चार्ट, श्याम पाठ है और टेक्स्ट बुक है, ठीक। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर यूज टू मेक टीचिंग लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग। ये सब मटेरियल क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग को एक इंटरेस्ट बनाते हैं। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होते हैं वो टीचिंग लर्निंग को एक इंटरेस्ट बना, सामग्री होगी, बच्चों को पढ़ाएंगे तरह तरह से, उनमें इंटरेस्ट जगेगा। और नेचुरल एंड ये इफेक्टिव होता है और नेचुरल होता है। इट इंक्रीज द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ लर्नर, ये जो लर्नर्स के एक्टिव पार्टिसिपेंट को बढ़ाते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा जो होता है वो हमें जो है टीचिंग में जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, इफ़ेक्टिव होता है, नेचुरल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। और इससे क्या होता है कि लर्नर्स जो है वो सक्रिय पार्टिसिपेशन होता है, उनका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक। इससे बच्चे अधिक से अधिक भाग लेते हैं, इंटरेस्ट जगता है। टेक्स्ट बुक हमारी क्वेश्चन इससे आता है, देखिए टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनता है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, नॉट ओनली द रिसोर्स। जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है ये संसाधन है, रिसोर्स में होते हैं, वन ऑफ द रिसोर्स है ये, ठीक। क्लासरूम में जो है वन ऑफ द रिसोर्स, लेकिन नॉट ओनली द रिसोर्स, केवल रिसोर्स में नहीं है, एक रिसोर्स का एक ये भी वन ऑफ द रिसोर्सों में से एक रिसोर्स हमारा टेक्स्ट बुक है। ओनली रिसोर्स नहीं है, केवल यही टेक्स्ट बुक हो। और टेक्स्ट बुक हमारी कैसी होनी चाहिए, उस पर दिया है लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। टेक्स्ट बुक हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें आसानी से समझ आए, ठीक। टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज से टेक्स्ट बुक को हमारा जो है बचना चाहिए। मीन्स इजी लैंग्वेज में बच्चे के समझ के अकॉर्डिंग हो, रंग बिरंगी हो, कलरफुल हो, और टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं हो। और 3 लैंग्वेज फार्मूला ये क्वेश्चन आता है, देखिए, ठीक। थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन द कोठारी कमीशन 1964-65 या 66, 1964 से 66 में कोठारी कमीशन दिया है। यशपाल समिति में जो है इसका यशपाल समिति में गठित किया गया है, ठीक। शिक्षा बिना बोझ की इन्होंने दिया। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन कोठारी कमीशन 1964-66 में। फर्स्ट लैंग्वेज इसमें क्या होता है, देखिए इन्होंने 3 लैंग्वेज दिया, 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बाद कहाँ गया, कोठारी कमीशन कब आया, 1964 से 66 में। किसका है ये, प्रोफेसर यशपाल की, इन्होंने शिक्षा बिना बोझ के जो है फोर्स किया है। फर्स्ट लैंग्वेज इट विल बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में हमारी मदर टंग आती है और रीजनल लैंग्वेज आती है, जो बच्चे की मातृभाषा होती है और जो वहाँ क्षेत्रीय भाषा होती है, ये पहली लैंग्वेज में आती है। सेकेंड लैंग्वेज में इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी अदर मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज और इंग्लिश। अगर जहाँ पर हिंदी जिस भी स्टेट में पहली भाषा अगर हमारी हिंदी बोली जाती है तो वहाँ इंग्लिश होगी सेकेंड भाषा के रूप में। अगर जहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, इट विल बी हिंदी और इंग्लिश, तो वहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश होगा। हिंदी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर हिंदी, मीन्स जहाँ पर हिंदी जिस भी स्टेट में हिंदी नहीं बोली जा रही, मीन्स इंग्लिश बोली जा रही, तो वहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक। तो सेकेंड पहली भाषा अगर हमारी मदर टंग हो गई तो दूसरी भाषा इंग्लिश होगी या कोई अदर लैंग्वेज होगी। थर्ड लैंग्वेज में क्या होगा, इन इस हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज।
इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तीसरे लैंग्वेज में जो ऊपर बताए हुए पास सेकेंड लैंग्वेज में ना होगा, ठीक, वो हमारी तीसरी लैंग्वेज के अंतर आएगा। मान लो पहली भाषा हमारी हिंदी हो गई, दूसरी इंग्लिश हो गई, तीसरी अदर कोई, इन दोनों से तीसरी जो लैंग्वेज होगी वहाँ की, ठीक। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या कोई मॉडर्न आधुनिक कोई नई भाषा होगी, भारतीय भाषा होगी। तो ये रहा हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला। आई होप यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग हो गई। सेकेंड लैंग्वेज में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश होगा, और जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी होगा। थर्ड लैंग्वेज में क्या होगा, जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट में अगर इन दोनों भाषाओं से तीसरी कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वहाँ पर हो गए, वो हमारी थर्ड लैंग्वेज में आएगी। देखिए CC कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CC का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। असेसमेंट शुड बी ऑन द कॉन्टीन्यूअस बेसिस थ्रू आउट द ईयर एंड शुड होलिस्टिकली असेस द चाइल्ड। असेसमेंट क्या काम करता है, असेसमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, बेसिस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर का असेसमेंट होना चाहिए। एंड शुड होलिस्टिकली असेस द चाइल्ड, और बच्चे को पूरी होलिस्टिकली बच्चे को असेस करना चाहिए। ये हमारा थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए बेसिस, ठीक, और होलिस्टिकली असेस द चाइल्ड, ठीक। और कॉन्टीन्यूअस मीन्स क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इन ऑल द एस्पेक्ट, मतलब पूरे साल भर का, पूरे हर इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरह से उसका कॉम्प्रिहेंस होना चाहिए। इन हॉलिस्टिक मैनर, इन ऑल एस्पेक्ट्स मीन्स हॉलिस्टिक मैनर में होना चाहिए। जैसे स्कोलेस्टिक होना चाहिए, कोलेस्टिक होना चाहिए। स्कोलेस्टिक में क्या होता है, करिकुलर एरिया होता है। स्कोलेस्टिक में क्या होता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एरियाज, ठीक। हर तरह से उसका असेस होना चाहिए बच्चे का, साल भर में होना चाहिए, होलिस्टिक मैनर में होना चाहिए। होलिस्टिक में स्कोलेस्टिक होना चाहिए, करिकुलर एरिया में होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया में होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कैप से आप याद रखेंगे कि इट शुड इंक्लूड कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, ठीक, मानसिक रूप से होता है। और एक्शन, ये हमारे अफेक्टिव जो होता है, जैसे इसमें आते हैं इमोशंस वगैरह हैं, और अफेक्शन एंड साइकोमीटर, ये फिजिकली जो होता है, ये हर तरह से इवेल्यूट करता है। इवेल्यूशन हमारा 2 प्रकार से होता है। थोड़ी सी जो है इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम हो अगर समझने में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, एंड साइकोमीटर। एवल्यूशन 2 प्रकार के होता है, असेसमेंट, मेजरमेंट। असेसमेंट क्या होता है, हमारा आकलन होता है। असेसमेंट आकलन होता है। मेजरमेंट क्या होता है, मापन होता है। इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन हमारा 2 प्रकार का होता है, असेसमेंट, मेजरमेंट, आकलन, मापन। असेसमेंट में क्या करते हैं, वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न्स एंड गिव हिम हर द एप्रोप्रिएट फीडबैक। वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न्स, बच्चा, असेसमेंट आकलन में हम उसे देखते हैं कि बच्चा कितना सीखा, एंड गिव हिम हर द एप्रोप्रिएट फीडबैक, और उसे हम एप्रोप्रिएट फीडबैक देते हैं कितना कैसे क्या सीखा है। मेजरमेंट क्या होता है, मेजर द आउटकम्स इन नंबर, परसेंटेज। मेजरमेंट में हम नंबर और परसेंटेज में उसके आकलन की क्षमता करते हैं, ठीक। इवैल्यूएशन जो उसका मूल्यांकन हम जो है नंबरों में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। और
इवैल्यूएशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ असेसमेंट मेजरमेंट, ये इंक्लूड्स बोथ। तो ठीक, इवैल्यूएशन में असेसमेंट मेजरमेंट आता है। असेसमेंट में हम देखते हैं कि बच्चा कितना सीखता है, और उसे फीडबैक देते हैं कैसे क्या सीखता है। और मेजरमेंट में हम उसका नंबर परसेंटेज के रूप में मेजर करते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट को देख सकते हैं, जैसे ग्रेड वगैरह है, कितना नंबर लाए, ये सब। असेसमेंट एक हम बच्चे को सिर्फ ऐसे मौखिक रूप नहीं, ओरली हम किसी चीज़ को देख कर समझ के उसको बताते हैं। और मेजरमेंट में हम उसका आउटकम्स नंबर और परसेंटेज के तौर पर जो है मेजरमेंट करते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्लेक्स, इसे याद रखेंगे आप। इसे हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं, होलिस्टिकली एसेस करते हैं चाइल्ड के। स्कोलास्टिक को होलिस्टिक के मैनर में हम इसका जो है एसेस करते हैं। करिकुलर एरिया, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एरियाज हैं, कल हमने आपको विक्स तक पढ़ाया था, मल्टीलिंगुअलिज्म में पढ़ाया, डायरेक्ट मेथड, ये सब तो हो चुके हैं ना। लाइक हमने आपको बताया था इसका यार, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बताया था कि इन द कॉन्सेप्ट टू अदर सब्जेक्ट आल्सो सच एंड यूजिंग इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अदर सब्जेक्ट, यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट। मतलब जैसे कोई मैथ है वगैरह पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स है पढ़ते हैं, तो उसमें मैथ को हमने कैलकुलेशन में अपने जो है ऐड कर लिया। तो जैसे कोई हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो अदर सब्जेक्ट भूगोल का ही मैप वगैरह लेने में, इतना समझने में, तो हम लोग जोड़ कर पढ़ते हैं ना हमेशा। और मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म हमेशा सीटेट में मल्टीलिंगुअलिज्म जहाँ पर होगा, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि बहुत सी लैंग्वेज होती है मल्टीलिंगुअलिज्म में, डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होता है, रिसोर्स होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म को हम रिसोर्स के रूप में लेंगे, एसेट लेंगे, रिसोर्स लेंगे, डाइवर्सिटी लेंगे, मैनी लैंग्वेज के रूप में लेंगे। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, बेसिक स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन। बिक्स क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या होता है? रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल्स नीडेड इन एवरीडे, ठीक। फिर सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, बेसिक स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन के लिए ये सब बेसिक स्किल्स हैं। एवरीडे, पर डे हम जो है लिंग्विस्टिक स्किल्स की ज़रूरत होती है हमें बोलने में, तो वही है कम्युनिकेट करने के लिए। काल्प हमारा क्या है? काल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काल्प रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट, रिफर टू लिंग्विस्टिक भाषिक स्किल होती है, जो भाषावादी जो स्किल होती है, टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट को डिस्कस और अंडरस्टैंड करने के लिए जो लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है वही हमारी काल्प कहलाती है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक। Stephen Krashen believes that we can acquire a second language just like our mother tongue और फर्स्ट लैंग्वेज। तो इन्होंने स्टीफन क्रसन ने एक जो है, इनका मानना है कि मतलब कहते हैं कि वी कैन एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, जो हमारी पहली भाषा, मातृभाषा जो हमारी पहली लैंग्वेज है, उसके बाद भी, और जैसे मतलब उसको जैसे हम सीख सकते हैं वैसे ही हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये इनका मानना है कि वी कैन एक्वायर ए सेकेंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। स्टीफन क्रैसन प्रपोज द 5 मेन हाइपोथेसिस फॉर सेकेंड लैंग्वेज इक्वाइजेशन एज गिवन बिलो। इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस दिया फॉर सेकेंड लैंग्वेज इक्वाइजेशन के लिए। पहला इनका क्या है? इक्वाइजेशन लर्निंग हाइपोथेसिस, इक्वाइजेशन लर्निंग हाइपोथेसिस है, मॉनिटर हाइपोथेसिस है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है, इनपुट हाइपोथेसिस है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इन्होंने 5 जो है
मेन हाइपोथेसिस दिया सेकंड लैंग्वेज एक्वाजिशन के लिए। तो जैसे हम अपनी मदर टंग को, अपनी पहली लैंग्वेज को, मातृभाषा को सीखते हैं, वैसे ही हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ये ऐसा विश्वास करते हैं। इस पर इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस दिया है सेकेंड लैंग्वेज पर। एक्वाजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। आइए देखते हैं, इस पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जी। एक्वाजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या होता है? एक्वाजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। एक्वाजिशन में क्या ऐसा होता है हमारी, हम अपने सराउंडिंग ही सीख लेते हैं बिना, विदाउट एनी डिलिबरेट मेकिंग एफर्ट, है ना। एक्वाजिशन क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस होता है, प्रोसेस होता है। लर्निंग हमारी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है, औपचारिक होती है। और एक्वाजिशन हमारा अचेतन होता है प्रोसेस। और मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या होता है? एक्वाजिशन अल्टरनेंस लर्निंग मॉनिटर एडिटर। इन्होंने बताया ओवर यूजर फ्लुएंसी होता है, अंडर यूजर एक्यूरेसी सफ़र्स। ओवर यूजर्स क्या होती है? फ्लुएंसी सफ़र्स करती है, ठीक। अंडर यूजर एक्यूरेसी सफ़र करती है। ऑप्टिमल यूजर्स में बैलेंस रहता है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो ए नेचुरल ऑर्डर विच इज प्रेडिकेबल। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो ए नेचुरल ऑर्डर विच इज प्रेडिकेबल। इन्होंने बताते हैं कि मतलब ग्रामेटिक इक्वेशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो ए नेचुरल ऑर्डर। एक्वाजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो ए नेचुरल ऑर्डर विच इज़ प्रेडिक्टेबल है। ये एक्वाजिशन कहाँ? कोई ग्रामर स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ठीक। चौथा इनपुट प्रोसेस, इनपुट हाइपोथेसिस है। ओनली एक्वाजिशन क्या है? कंप्रिहेंसिबल इनपुट 1+1 गिव इनपुट विच आर जस्ट बेंड द करंट लेवल ऑफ लर्नर +1। मतलब जो जितना बच्चा जानता है इनपुट हाइपोथेसिस, उससे +1 बढ़ाकर दिया जाए। ओनली एक्वाजिशन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट 1+1। कोई बच्चा थोड़ा जानता है, गिव इनपुट विच आर जस्ट बेंड द करंट लेवल ऑफ लर्नर। जो उसकी करंट लेवल है, जैसे कोई चीज़ जो कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही जानता है, तो उसको ग्रामर के थोड़े मतलब +1 जितना वो जानता है उससे 1 ज़्यादा देना। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में फैसिलिटेटिव बट नॉन कैजुअल रोल मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एंजाइटी। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में तो ये सब इनके 5 इन्होंने जो डिस्क्राइब करके बताया है। और सीसी तो बताया आपको, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर होता है, होलिस्टिकली एसेस होता है चाइल्ड का। तो आपको इनका ये याद रखना है, जो क्वेश्चन बनता है इन्होंने 5 आपको याद रखने हैं। इन्होंने जो बताया कि मदर टंग लैंग्वेज की तरह ही हम सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। और इन्होंने 5 जो है मेन हाइपोथेसिस दिया सेकेंड लैंग्वेज एक्वाजिशन के लिए, ये आपको याद रखना है। तो गाइज आई होप डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बताया, इंडक्टिव मेथड होता है। मदर टंग नॉट अलाउड होता है इसमें। मदर टंग जो होता है होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी। मदर टंग क्या होती है? होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज होती है, ठीक। ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मल्टीलिंगुअलिज्म को बताया, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुभाषिकता हमेशा सीटेट में आपको हम बताएंगे की पॉइंट। और अगर आपको कहीं भी की पॉइंट यही है कि बच्चे को हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा लेना है आपको। और हम डाइवर्सिटी रिसोर्स मल्टीलिंगुअलिज्म को रिसोर्स असेट लेंगे। टेक्स्ट बुक जैसे कोई एक ही ओनली सोर्स नहीं है, ठीक। गतिविधि देंगे, रोट लर्निंग पर फोकसिंग नहीं करेंगे। और लर्निंग बाय डूइंग, यही सब हैं। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हम आपको की पॉइंट देंगे कैसे आपको सीटेट में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज आप बताइएगा आपको किस पर वीडियो चाहिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी
टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो गाइज ये हमारा इंग्लिश पेडोलॉजी पार्ट 4 हमने आपका पूरा इंग्लिश पेडोलॉजी जो है कवर कर दिया। अगर 15 नंबर जो आपके 15 नंबर श्योर है, आपको यहाँ से 15 नंबर मिलेंगे। इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी हम आपको करवाएंगे। क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं ये तो आपको थ्योरी में जो क्वेश्चन बनते हैं हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और आ भी रहे हैं। तो आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप बताइए, इस पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और अपने जो है कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सीटेट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट है, इसके बाद हम आपको टेट की तैयारी भी करवाएंगे। जो आने वाली भर्ती में काफ़ी 1/4 इसके मार्क्स जुड़ने की संभावना है। अभी ऑफिशियल कहीं और अनाउंसमेंट नहीं हुआ ऐसा कहीं। और सुपर टेट में जो है कैसे क्या आपको पढ़ना है, हम अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, बुक्स बताएंगे कैसे क्या फॉलो करना है। ठीक, तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।